Good morning, students. In our last class, the last topic that we have studied was Red Data book, right? The book that keeps the record of the endangered species of a particular area is called as Red Data book. Now, the next topic that we are going to study is migration. Okay, the excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of Madhavji. They sit near the Tawa reservoir to relax for some time. Paheli observes some of the birds near the river. Madhavji tells the children that these are the migratory birds. Okay, so जो वो बच्चे थे, that children were sitting under the tree, and at that time Paheli observed some birds, and that birds were migratory birds, right? Now what do we mean by migratory birds? That we will see. These birds have flown here from other parts of the world. Actually migratory birds वो birds होते हैं जो किसी दूसरी कंट्री से या किसी दूसरी स्टेट से कुछ समय के लिए किसी पर्टिकुलर स्टेट में या किसी पर्टिकुलर कंट्री में आते हैं, तो उन बर्ड्स को हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, राइट? सपोज कुछ बर्ड्स होते हैं वो जो पोलर रीजन में रहते हैं, वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो विंटर के सीज़न में वहाँ पर नहीं रह पाते हैं, इसलिए वो फूड की तलाश में या ब्रीडिंग पर्पस से जब वो एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए आते हैं बल्क में, मतलब उनकी पूरी स्पीशीज़ एक साथ आती है, ऐसा नहीं एक या दो बर्ड उठ के आएंगे, पूरी की पूरी स्पीशीज़ एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाती है, ऐसे बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। तो वो जो बर्ड्स थे वो माइग्रेटरी बर्ड्स थे और वो किसी दूसरे पार्ट से या किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में आए थे। माइग्रेटरी बर्ड्स fly to far away areas every year during a particular time because of climatic change, right? As I have just told you कि जब क्लाइमेटिक चेंज, वेदर अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उन कंडीशंस में उन बर्ड्स के लिए वहाँ रहना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसलिए वो बर्ड्स उस जगह को छोड़कर कुछ समय के लिए दूसरी जगह रहने चले जाते हैं, और ऐसे बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी birds. They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat become very cold and inhospitable. वो अपने एग्स को हैच करवाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बिकॉज वी नो दैट एग्स को हैच होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसे बर्ड्स जो बहुत ज़्यादा कोल्डर रीजन में रहते हैं वहाँ पर एग हैचिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, इसलिए वो एग्स को हैच करवाने के लिए एक जगह से दूसरे प्लेस पर आते हैं। बर्ड्स who cover long distances to reach another land are known as migratory birds, as Paheli learnt in class 7th। और वो बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं आइदर क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण और फूड की तलाश में या इंटर ब्रीडिंग के लिए या अपनी एग हैचिंग के लिए, उन बर्ड्स को हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, एंड ये आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, राइट? नाउ the next topic is recycling of paper. Okay, what do we mean by recycling of paper? Professor Ahmed draws the attention of the children to another cause of deforestation. डॉक्टर जो प्रोफेसर अहमद हैं उन्होंने बच्चों को एक दूसरे कॉज के बारे में बताया जो कि डिफॉरेस्टेशन का एक दूसरा कॉज है। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। अगर हमको 1 टन ऑफ पेपर बनाना है तो 1 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए, मतलब 1 टन पेपर बनाने के लिए हमको 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ को कट करना पड़ता है। आपको पता है जो पेपर है वो लकड़ी से बनता है, सॉरी जो पेपर है वो ट्रीज से बनता है। तो अगर हमको 1 टन पेपर बनाना है तो उसके लिए हमको 17 ट्रीज काटने पड़ते हैं, राइट? देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमको पेपर्स को क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए, ताकि पेपर कम से कम वेस्ट हो, और जब पेपर कम से कम वेस्ट होंगे तो हमारे ट्रीज जो हैं वो
प्रोटेक्टेड रहेंगे. प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स that paper can be recycled 5 to 7 times for यूज़. और जो प्रोफेसर अहमद हैं उन्होंने ये बच्चों को बताया कि जो पेपर है हम उसको 5 से 7 बार रिसाइकल कर सकते हैं. मतलब या तो हम उसको 5 से 7 बार रीयूज़ कर सकते हैं या हम उसको 5 से 7 बार रिसाइकल कर सकते हैं, राइट. इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर. अगर एक स्टूडेंट एक पेज भी बचाता है दिन का तो हम एक साल में कितने सारे ट्रीज़ को बचा सकते हैं, राइट. ऑब्वियसली अगर एक बच्चा एक पेपर भी बचाएगा तो हम कितने सारे बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो जब उतने सारे बच्चे एक एक पेपर बचाएंगे तो वी कैन सेव सो मैनी ट्रीज इन अ ईयर. वी शुड सेव रीयूज़ यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट. हमको पेपर्स को सेव करना चाहिए, उनको रीयूज़ करना चाहिए. अगर हम उसको किसी तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं तो वी शुड रीयूज़ द पेपर एंड रिसाइकल इट. और जो यूज्ड पेपर हैं जिसको अब रीयूज़ नहीं किया जा सकता है उनको हमको क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए. बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर. ऐसा करने से हम ना सिर्फ ट्रीज़ को बचाएंगे बल्कि एनर्जी और वाटर को भी बचाएंगे, बिकॉज वी नो दैट ट्रीज़ जो हैं वो अल्टीमेटली एनर्जी और वाटर को भी हमको देते हैं, राइट. नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द पेपर. ऐसा करने से हम ना सिर्फ ट्री बचा पा रहे हैं बल्कि जो एनर्जी और वाटर लगता है पेपर बनाने में हम वो भी बचा पा रहे हैं, राइट. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will be also be reduced. और पेपर बनाने के लिए जो कुछ हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ किया जाता है वो केमिकल्स का यूज़ भी अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बाय रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर. So we should recycle the paper as much as possible so that we can reduce the deforestation. Okay, is there any permanent solution to the problem of deforestation? क्या डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? सो वी कैन नॉट से दैट कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, बट इट इज़ अप टू अस कि हम उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हैं. और जो जो प्रिवेंटिव मेजर्स हमको अभी तक चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं हमको वो किस तरीके से अडॉप्ट करना है, राइट. नाउ हियर इज़ द टर्म रीफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या, फॉरेस्ट की रेकलेस कटिंग को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, और उसी का जस्ट उल्टा होता है रीफॉरेस्टेशन. रीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है नए नए पेड़ लगाना, राइट. सो रीफॉरेस्टेशन मीन्स न्यू प्लांट्स ग्रो करवाना, न्यू ट्रीज लगाना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन. प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रीफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए. रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज. रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, न्यू ट्रीज को की प्लांटिंग करना है ना, मतलब नए नए ट्रीज़ लगाना. तो जितने ट्रीज़ कट चुके हैं अब हम उनको तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनको बैलेंस करने के लिए अब हम नए नए ट्रीज़ उगा सकते हैं, राइट. तो जब हम न्यू ट्रीज़ उगाएंगे तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो हैं वो फिर से इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिससे जो डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है. द प्लांटेड ट्रीज़ शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट. और अगर किसी फॉरेस्ट में से कोई ट्री ख़त्म हुए हैं तो हम उसी स्पीशी का ट्री वहाँ पे लगाएं जो वहाँ पर पहले हुआ करता था. वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट. हम कम से कम उतने प्लांट तो वापस लगा ही दें जितने प्लांट्स हम लोगों ने कभी कट किए हैं, राइट. जो मतलब जितने प्लांट्स या ट्रीज का लॉस ऑलरेडी हो चुका है कम से कम हम उतने प्लांट तो अपनी तरफ से लगा ही दें. रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो. रिफॉरेस्टेशन ऑब्वियसली नेचुरली भी होता है ना. ट्रीज़ जनरली अपने आप तो उगते ही हैं, लेकिन अगर हम खुद भी उनकी टेक केयर करेंगे, अगर हम खुद न्यू सीड्स जो हैं उनको प्लांट करेंगे
तो जो रिफॉरेस्टेशन है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, जिससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी. इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट विल रीएस्टैब्लिश इटसेल्फ. अगर हम डिस्टर्ब्ड एरिया को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, है ना, अगर एक ऐसा एरिया जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो गया है, तो अगर हम उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, वहाँ पे अपनी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, तो वो प्लेस ऑटोमेटिकली अपने आप को रीएस्टैब्लिश कर लेती है, वहाँ पे प्लांटेशन वेजिटेशन फिर से उग जाता है, राइट. इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग. नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता है. जो नए ट्रीज उगते हैं वो टोटली किसके कारण उगते हैं, नेचर के कारण, उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है. वी हैव ऑलरेडी मेड अ ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट. हम ऑलरेडी हमारे फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं. इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर जनरेशंस, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्री इज़ द ओनली ऑप्शन. अगर हम हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए ग्रीन वेल्थ, ऑब्वियसली जो ट्रीज़ हैं वो एक वेल्थ ही है हमारे लिए, क्योंकि वो ट्रीज़ के कितने सारे उपयोग हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर हम हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए ट्रीज़ को बचाना चाहते हैं तो हमको न्यू ट्रीज़ प्लांट करने ही पड़ेंगे. This is the only option for us, right? Professor Ahmed told them that in India we have the Forest Conservation Act. इंडिया में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है, ठीक है, मतलब एक रूल बनाया है. दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट. इस एक्ट के तहत इस एक्ट का एम क्या है, मतलब इसका पर्पस क्या है, हमने क्यों, उसका उद्देश्य क्या है. इस एक्ट का उद्देश्य है नेचुरल फॉरेस्ट और जो लोग इन नेचुरल फॉरेस्ट के पास में रहते हैं उनका प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन, ठीक है. मतलब हम हमारे फॉरेस्ट को और हमारे ट्राइब्स को कंजर्व करें और उनको प्रिजर्व करें. दिस इज़ द मेन एम ऑफ द act that has been passed by the Indian government. After some rest, Madhav ji asked children to start moving back because it is not advisable to stay back in jungle after sunset. माधव जी ने बच्चों को कहा कि अब सनसेट होने वाला है और उनको वहाँ से चलना चाहिए. क्यों? क्योंकि ऐसी जगह पे नेशनल पार्क्स में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में सनसेट के बाद रुकना अलाउड नहीं होता है. On getting back, Professor Ahmed and children thanked Madhavji for guiding them through this exciting experience. और at last डॉक्टर प्रोफेसर अहमद और स्टूडेंट्स ने माधव जी को थैंक किया for guiding them so well and telling them about the wildlife sanctuaries, national park and deforestation as well as the reforestation. Okay. So here there are some points to remember given to us. In brief we will discuss all these points that हमने इस chapter में क्या क्या चीज़ें discuss की. First one is wildlife sanctuary, national park and biosphere reserve are the names given to the area meant for conservation and preservation of forest and wildlife. फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए, मतलब संभाल कर और बचा कर रखने के लिए जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जो रिजर्व्ड एरिया होता है, उन एरियाज़ को हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स, राइट. सो द एरिया विच इज़ प्रोटेक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड फॉर the preservation and conservation of plants and animals is called as wildlife sanctuary, national park or biosphere reserves, right. Biodiversity refers to the variety of living organisms in a specific area. Biodiversity का मतलब क्या होता है? We know that अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स एक जगह पर एक साथ रहते हैं.
राइट। और वो सब एक दूसरे की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं, और वो सब एक दूसरे के साथ जो एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट हैं उनके साथ भी को रिलेट करते हैं, राइट। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग बट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर in a nature, and it is called as biodiversity. Okay, plants and animals of a particular area are known as flora and fauna of that area. अगर कोई स्पेशल तरह का प्लांट और स्पेशल तरह का एनिमल किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है तो उस प्लांट और एनिमल को हम उसका वहाँ का फ्लोरा और फौना कहते हैं। प्लांट है तो फ्लोरा कहेंगे और एनिमल है तो फ्लोरा कहेंगे, राइट। तो अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस का कोई प्लांट तो उसको हम फ्लोरा बोलेंगे, और उस किसी पर्टिकुलर प्लेस का कोई पर्टिकुलर एनिमल तो उसको हम फौना कहेंगे, राइट। नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पीशीज आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो केवल उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, और उस एरिया के बाहर वो स्पीशीज़ कहीं पर भी नेचुरल तरीके से मिलना पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्पीशीज़ को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। ओके, नाउ endangered species are those which are facing the danger of extinction. endangered species वो species होती हैं जो कि एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं, मतलब कि विलुप्त होने की कगार पर हैं, और अगर हमने उनको प्रिजर्व नहीं किया तो उनका एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसी स्पीशीज़ को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर। एक समय था जब डायनासोर का एग्जिस्टेंस नेचर अर्थ पर था, बट अब डायनासोर जो हैं वो एक कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, और अब उनका एग्जिस्टेंस इस अर्थ पर न ख़त्म हो गया है, राइट। मीन्स दे आर एक्सटिंक्टेड। सो ऐसी स्पीशीज़ जो कि एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक तरह की बुक कह सकते हो आप, या हाँ एक तरह का रिकॉर्ड है जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। मतलब इस वर्ल्ड में जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, चाहे वो प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, जो भी हों, जितनी भी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उन सब का रिकॉर्ड कौन रखती है? रेड डाटा बुक, राइट। Now, migration is the phenomena of movement of a species from its own habitat to some other habitat for a particular time period every year for a special purpose like breeding. माइग्रेशन मतलब क्या होता है? माइग्रेशन बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के तहत मास मूवमेंट होता है पर्टिकुलर बर्ड्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सपोज़ कोई बर्ड एक ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, राइट। तो चूँकि वो उस ठंड को सहन टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको उस प्लेस को छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। दैट इज़ वाई जो पूरी की पूरी स्पीशीज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाती हैं, मतलब कि उड़कर शिफ्ट हो जाती हैं, और ऐसे बर्ड्स को हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। और ये जो माइग्रेशन होता है उसके पीछे का रीज़न या तो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, या फिर ब्रीडिंग के लिए भी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो एक प्लेस से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, या फिर इन सर्च ऑफ फूड की सर्च में भी, खाने की तलाश में भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, राइट। नाउ वी शुड सेव, रीयूज़ एंड रिसाइकल पेपर टू सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। ऑब्वियसली हमने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन के इतने सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, और उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम पेपर को कम से कम यूज़ करें। क्यों? क्योंकि 1 टन पेपर के लिए बनाने के लिए हमको 17 ट्रीज़ को कट करना पड़ता है। तो अगर हम एक स्टूडेंट भी अगर एक पेपर बचाता है तो वी विल बी एबल टू सेव थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ट्रीज़ इन अ ईयर,
right? So we should save, reuse and recycle the paper as much as possible so that we can conserve our forest, we can conserve water and we can conserve the energy as well. Reforestation is the restocking of destroyed forest by planting new trees. डिफॉरेस्टेशन को अगर हमको दूर करना है तो उसका एक सबसे बेस्ट तरीका है, दैट इज़ द रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब जो स्पीशीज़ किसी प्लांट की ख़त्म हो गई हैं, सेम स्पीशीज़ का प्लांट हम उस जगह पे उगाएं, न्यू प्लांट्स उगाएं, जिसको हम बोलेंगे रिफॉरेस्टेशन, राइट। अब जो प्लांट्स ख़त्म हो गए हैं उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट जितने प्लांट्स हमने ख़त्म किए हैं एटलीस्ट हम उतने न्यू ट्रीज़ ग्रो करें ताकि जो नेचर में बैलेंस है वो मेंटेन रहे, राइट। सो रिफॉरेस्टेशन इज़ द ओनली वे बाय विच वी कैन save our nature from being exploited. Okay, so hence our chapter is completed, students. The from our next class we will study the next chapter. Thank you.